मीनाक्षी उस बार की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी वजह से वहां हर महीने लाखों का कारोबार होता था और चिरंजीवी अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि शिवा को ताकत के बल पर रोकना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ अपना आखिरी दांव खेलना शुरू कर दिया। मामला शांत होते ही चांदनी बार के मालिक चिरंजीवी नायर ने शिवा से कहा, शिवा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जब भी इस बार में आएंगे तो आपके लिए यहाँ की सभी चीजें मुफ्त होंगी। शिवा को चिरंजीवी के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो शिवा ने उसे गंभीर आवाज में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन यहाँ पार्ट टाइम काम करती है और वो ये काम छोड़ना चाहती है। क्या आपको कोई दिक्कत है? शिवा की बात सुनकर चिरंजीवी ने जल्दी से अपना पसीना पोंछकर कहा, हाँ हाँ जरूर, मुझे क्या दिक्कत होगी। इतना कहकर चिरंजीवी ने मीनाक्षी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी, अगर कभी भी तुम यहाँ फिर से काम करना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर बना दूंगा, फिर तुम जब चाहे यहाँ आ जा सकती हो। चिरंजीवी नायर को लगा कि मीनाक्षी इस प्रस्ताव को जरूर स्वीकार कर लेगी, लेकिन मीनाक्षी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मेरे भैया जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सूर्य रंगनाथन से चिरंजीवी नायर का ड्रामा और देखा नहीं गया, इसीलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, चिरंजीवी क्या कह रहे हो? शिवा को क्या जरूरत है अपनी बहन को तुम्हारे इस घटिया से बार में मैनेजर बनाने की? तुम उसका वक्त बर्बाद मत करो, आओ जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। सूर्य रंगनाथन की बात सुनकर चिरंजीवी के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज खत्म की और हाथ में पैसों से भरे कुछ लिफाफे लेकर वहां आ गया। चिरंजीवी ने जल्दी से वो लिफाफे मीनाक्षी के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए मीनाक्षी, आपकी सैलरी और साथ में हर जाने के तौर पर कुछ पैसे। लिफाफे को देखकर शिवा की भौएं चढ़ गई। उसने गंभीर स्वर में मीनाक्षी से पूछा, मीनू, तुम्हारे यहाँ कितने पैसे बाकी हैं? हालांकि मीनाक्षी अभी भी सदमे में थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, भैया सिर्फ 1370 रुपए। ये सुनकर शिवा ने चिरंजीवी नायर से कहा, हमें सिर्फ उतने पैसे चाहिए जितने हमारे बनते हैं। ये सुनकर चिरंजीवी हैरान हो गया और उसने मन ही मन कहा, शिवा कितना अजीब है, उसे हर्जानी के तौर पर कोई पैसे नहीं चाहिए। इतना सब होने के बाद भी उसे सिर्फ अपने हक के पैसे चाहिए। हालांकि ये उसके लिए चौंकाने वाली बात थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और जल्दी से 1370 रुपए निकालकर मीनाक्षी के हाथ में रख दिए। जैसे ही मीनाक्षी ने वो पैसे स्वीकार किए, रंगनाथन और चिरंजीवी ने राहत की सांस ली। शिवा जानता था कि इतना सब होने के बाद कम से कम आज रात तो वो बार खुलने से रहा, इसीलिए उसने अपनी बहन को घर ले जाने का फैसला किया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। निकलने से पहले शिवा रंगनाथन से मिला और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर रंगनाथन, आज आपने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस बात पर रंगनाथन ने हंसते हुए कहा, आप सच में बहुत ज्यादा विनम्र और सुलझे हुए हैं शिवा। अगर भविष्य में आपको कभी भी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार फोन कर दीजिएगा, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मैनेजर रंगनाथन की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाया और तभी शिवा की नजर रोहिणी पर पड़ी। रोहिणी वाकई में बहुत तेज लड़की थी। जब उसने देखा कि मैनेजर रंगनाथन शिवा के कहने पर बाकियों को मार रहे हैं तो वो तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। रोहिणी के बारे में सोचते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, इस बार तो रोहिणी की बच्ची मेरे हाथों से बचकर निकल गई, लेकिन अगर अगली बार ये मेरे सामने आई तो मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। यही सब सोचते हुए शिवा मीनाक्षी को लेकर वहां से बाहर आ गया। मीनाक्षी को तो तब होश आया जब उसने देखा कि मैनेजर रंगनाथन खुद उन्हें कार तक छोड़ने आए। वो शिवा के बारे में सोचकर हैरान थी। शिवा न केवल कलरी पाइटू कला में माहिर था, बल्कि वो मैनेजर रंगनाथन को भी जानता था। मीनाक्षी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब कब हुआ और उसे कैसे पता नहीं चला। जब शिवा ने देखा कि मीनाक्षी अब भी घबराई हुई है तो उसने मीनाक्षी के सर को सहलाते हुए कहा, मीनू, क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है? घबराओ मत, अब सब ठीक हो गया है। कल हम अपने दवाखाने जाएंगे तो वहां मैं तुम्हारे लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां बना दूंगा। उन्हें खाने के बाद तुम एकदम शांत हो जाओगी और तुम्हें अच्छा महसूस होगा, ठीक है?
शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने चौंकते हुए पूछा, भैया आपको आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना भी आता है? शिवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो तो तुम्हें कल पता चलेगा। अब अपनी छोटी सी बुद्धि पर ज्यादा जोर मत दो, समझी? ये सुनकर मीनाक्षी ने नाराज होकर अपना मुंह फुला लिया और उसे देखकर शिवा हंसने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर पहुंच गए और खाना खाने के बाद बातें करते करते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह शिवा, उसके पिता नारायण शास्त्री और मीनाक्षी तीनों साथ में अपने दक्षिण भारतीय चिकित्सा शैली वाले दवा खाने के लिए निकल पड़े। दरअसल नारायण शास्त्री को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका दवा खाना उन्हें वापस मिल गया था। इसीलिए जैसे ही वो गाड़ी में बैठे उन्होंने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए एक बार फिर शिवा से पूछा, बेटा तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या सच में हमें हमारा दवा खाना वापस मिल गया है? अपने पापा की बात सुनकर शिवा मुस्कुराने लगा। दरअसल जब से उसने अपने पापा को एक खबर सुनाई थी तब से नारायण शास्त्री बार बार यही सवाल किए जा रहे थे। उनकी आंखें हल्की लाल और सूजी हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि ये खबर सुनने के बाद उनकी नींद ही उड़ गई थी। शिवा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, पापा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपने तो खुद दवाखाने के कागजात देखे हैं और अभी हम भार्गवन खानदान के सेक्रेटरी रामलिंगम से भी तो मिलने वाले हैं। अगर अब भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जब हम वहां पहुंचेंगे तब आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा। शिवा की बातें सुनकर मीनाक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। पापा भैया आप काफी समझदार हो गए हैं। आपको अपना वैद्य का काम पसंद है ना, तो अब आपको टैक्सी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप अपना दवाखाना संभालना। मीनाक्षी की बात पर नारायण शास्त्री ने हंसते हुए कहा, हाँ अब से मैं अपने दवाखाने में फिर से मरीजों का इलाज करूंगा। लेकिन फिर अचानक से नारायण शास्त्री की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं अब सिर्फ गोदामों का ख्याल रखने के लायक बचा हूं, वैद्य बनने के नहीं। इतना कहकर नारायण शास्त्री ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और अपनी उदासी छिपाते हुए कहा, अच्छा चलो अब जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो, फिर हम निकलते हैं। और इसी के साथ नारायण शास्त्री ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने दवा खाने के लिए निकल पड़े। हालांकि नारायण शास्त्री ने जो बात कही थी वो थी तो 100 आने सच, लेकिन ना तो उसे कहने वाला खुश था और ना ही सुनने वाला। शिवा ने जब अपने पिता के शब्द सुने तो उसका दिल गुस्से से भर गया क्योंकि उसके पिता का वैद्य का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। दरअसल उसके दादाजी ने खुद सबके सामने स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारी को बुलाकर उसके पिता का वैद्य का लाइसेंस रद्द करवाया था। अपने दादाजी के इस धोखे के बारे में सोचते हुए शिवा का मन खट्टा हो गया और उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। जल्दी ही वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब वो लोग कार से उतरे तो शिवा की नजर नारायण आयुर्वेदिक संस्थान के मेन गेट पर पड़ी। हालांकि ये इलाका ज्यादा भीड़भाड़ वाला नहीं था, फिर भी वो दवाखाना ठीक मौके की जगह पर बना हुआ था। साथ में दवाखाने के पीछे एक जड़ी बूटियों का बागीचा भी था। बहुत पहले वहां लगाए गए पौधे अब पेड़ बन चुके थे और बागीचे से निकलकर घर के चारों तरफ फैल चुके थे। पूरा बागीचा अब काफी हरा भरा और सुंदर हो चुका था, जिसकी वजह से आसपास से गुजरते लोगों की नजर उस पर जाती रहती थी। तभी शिवा ने दवाखाने के बोर्ड की तरफ देखकर पूछा, इसका नाम अभी तक नारायण आयुर्वेदिक संस्थान क्यों है? अब तो पापा इसे नहीं चलाते। शिवा का सवाल सुनकर मीनाक्षी ने समझाते हुए कहा, भैया ये तो आप जानते ही हैं कि पापा ने अपने नाम से इस दवाखाने को शुरू किया था। पापा की कई सालों की लगन और मेहनत की वजह से इसका काफी अच्छा नाम हो गया था। और चतुर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस दवाखाने की पहचान सिर्फ इसके नाम से ही है। इसीलिए जब वेंकटेश्वर वाडियार ने इस जगह को खरीदा तो उस बेवकूफ चतुर की बात मानकर उन्होंने पुराने नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा ने कुछ सोचते हुए पूछा, इस दवाखाने में चतुर का भी हिस्सा था क्या? चतुर का जिक्र आते ही मीनाक्षी को गुस्सा आने लगा। हाँ भैया, मुझे भी बाद में पता चला जब वो मेरे सामने पैसों की धौंस जमा रहा था और फालतू बकवास कर रहा था, तब उसी के मुंह से सुना था। उस चतुर की माँ तो इस दवाखाने की डायरेक्टर भी बन गई थी। आजकल यहाँ के लिए सारी दवाइयां वही खरीदती है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब ढेर सारा पैसा और पैसे में हेर फेर। मीनाक्षी की बात सुनकर शिवा की हंसी छूट गई। चतुर की माँ जयती की भी माँ थी और उसका नाम बिंदु अय्यर था।
शिवा को अभी भी बिंदु अय्यर के बारे में कुछ चीजें याद थी। वो एक लालची औरत थी जो अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक समय ऐसा भी था जब शिवा को लगा था कि उसकी शादी जयती के साथ हो जाएगी और यही बिंदु अय्यर उसकी सासू माँ बन जाएगी, लेकिन उसने ये उम्मीद तो कभी नहीं की थी कि बस 2 ही सालों में उस जैसे वाहियात लोग इस दवाखाने के कर्ता धर्ता बन जाएंगे। मीनाक्षी की बात सुनकर नारायण शास्त्री काफी दुखी हो गए। आखिरकार ये दवाखाना उनका सपना था और उन्होंने बड़े जतन से इसकी शुरुआत की थी। जब ये दवाखाना शोहरत की बुलंदियों पर था तो यहाँ 40 से ज्यादा वैद्य काम करते थे। ये सोचकर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, अब उनके बारे में कोई बात नहीं। नारायण शास्त्री की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा पापा, आइए अंदर चलकर देखते हैं कि इस दवाखाने का क्या हाल है। शिवा जानता था कि उसके पिता एक ऐसे इंसान हैं कि अगर उनके साथ कोई अच्छा करता था या उनकी मदद करता था तो वो उनका एहसान जरूर चुकाते थे, लेकिन अगर कोई बुरा करता था तो वो उस मामले को शांति से बैठकर सुलझाते थे। इसी वजह से शिवा ने इस बात को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा। वैसे भी वो उन लोगों के नाम अपने पिता के सामने नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो आगे बढ़कर दवाखाने के अंदर चला गया। शिवा मेन गेट से अंदर गया तो उसने देखा कि सामने सारे वैद्य और नर्स एक कतार में खड़े हुए थे और उनके सामने एक औरत जेलर की तरह खड़ी थी। भरे पूरे शरीर वाली अधेड़ उम्र की उस औरत ने चटक लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी और होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो उन सभी को फटकार लगा रही है। वहां की सारी नर्सों ने अपने सर झुका रखे थे क्योंकि उन्हें डांट पड़ रही थी और उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो उस औरत की आंखों में आंखें डालकर देख सकें। शिवा ने वहीं दूर से उस औरत के चेहरे को देखा और उसे देखते ही वो पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि चतुर और जयती की मां बिंदु थी। शिवा और नारायण शास्त्री को दवाखाने में देखकर क्या रिएक्शन होगा बिंदु का? क्या वो इतनी आसानी से अपना दवाखाना शिवा और उसके परिवार को सौंप देगी? अब कौन सा नया ड्रामा होने वाला है शिवा की जिंदगी में?